राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है भगवान की लाठी। सरला ने अपने बच्चों को दूध पिलाकर सुलाया ही था। अभी धीरे धीरे थपकियां दे ही रही थी कि किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। उसे आश्चर्य हुआ कि जब बेल लगी ही है, क्या बेल दिखाई नहीं देता। कौन है जो खटखटा रहा है। बच्चा जग न जाए इसलिए वो जल्दी से उठकर दरवाजे से लगे छोटे से होल से बाहर झांक कर देखने लगी। आगंतुक का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन बढ़े हुए बाल, बढ़ी दाढ़ी और नाक से नीचे लटकते पुराने गंदे से मास्क में पहचान पाना थोड़ा कठिन था। तभी आगंतुक फिर दरवाजा खटखटाने को बढ़ने लगा तो उसने बच्चे के जगने के डर से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही आगंतुक ने पैर छूकर प्रणाम किया। सरला ने आशीर्वाद देते हुए उसे उठाया और गौर से चेहरा देखने लगी। तभी वो बोल पड़ा कि बुआ पहचान नहीं रही हो। अरे मैं रुपेश हूँ, तुम्हारे महेश भैया का बेटा, किशनपुर से। सरला चौंक पड़ी। अरे रुपेश, तुम यहाँ इस हालत में, सब ठीक तो है ना। हाँ बुआ, बड़ी मुश्किल से घर ढूंढते ढूंढते पहुंच पाया हूँ। सरला ने अंदर बुलाकर बैठाया। थोड़ा बिस्कुट, नमकीन और पानी ले आई। पानी पीने के बाद वो थोड़ा आश्वस्त हुआ। अब सरला ने आने का कारण पूछा। रुपेश ने झिझकते हुए कहा कि पापा की हालत बहुत खराब है, दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, दायां साइड लकवा ग्रस्त है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। यहाँ प्रयागराज में इलाज चल रहा था, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब आगे लखनऊ या दिल्ली ले जाने की सोच रहे हैं। कुछ मदद कर सकती तो हम निकल जाते। घर का सारा पैसा तो अब तक इलाज में लग गया है, कुछ जमीन भी बिक चुकी है, गांव के महाजन से भी कर्ज लेकर लगाया गया है। सरला को झटका सा लगा सुनकर। अभी 4 महीने पहले ही तो वो किशनपुर गई थी, तो ठीक ही दिखे थे महेश भैया। हालचाल भी पूछा था। उसने रुपेश को आराम करने को कहा और कहा कि मैं अमन अपने पति से पूछती हूँ। घर में तो 5-6 हजार रुपए ही होंगे। अमन SBI में क्लर्क था। सरला ने फोन कर उसे लंच टाइम में घर आने को कहा। तब तक रुपेश थकावट के कारण सो चुका था। सरला ने कूलर उसकी तरफ घुमा दिया और सब्जी लेकर काटने लगी। कूलर की ठंडी हवा और तेज घूमते हुए पंखे ने सरला को 20 साल पुराने पीछे पहुंचा दिया और खो गई वो उन यादों में। वो लगभग 6 साल की थी। उसका भाई करण 5 साल का और छोटा भाई अक्षय 3 साल का था। तभी एक एक्सीडेंट में उसके पापा गुजर गए। घर पर दादा दादी के अलावा 3 कुंवारी बुआ और 2 चाचू थे। बड़े चाचू 10वीं कक्षा में और छोटे चाचू 8वीं कक्षा में थे। थोड़ी सी खेती के अलावा कमाने वाले सिर्फ उसके ही पापा थे। दादाजी पहले कताई मिल में काम करते थे, पर मिल बंद होने से बेरोजगार हो गए थे। अपने सभी पट्टेदारों में सबसे खराब स्थिति उसी के परिवार की थी। उसमें पापा की मृत्यु के बाद घर पर भुखमरी की स्थिति आ गई। चचेरे चाचा लोगों ने कुछ दिनों तक मदद की, पर इतने व्यक्तियों का खर्च चले तो कैसे। नन्ही सरला कभी किसी के बाग से अमरूद और आम तो कभी कभार किसी के खेत से मटर की फलियां तोड़ लाती तो करण और अक्षय खुश हो जाते। सबकी सहानुभूति उन बच्चों के प्रति थी। किसी के घर कुछ अच्छा बनता तो बुलाकर बच्चों को खिला देते। कष्ट से भरी जिंदगी किसी तरह घिसट ही रही थी कि जवान पुत्र के आकस्मिक मौत को सहन नहीं कर सकने के कारण शैया पर पड़ी दादी भी मृत्यु शैया पर पहुंच गई। हाहाकार सा मच गया घर में। किसी तरह दाह संस्कार के बाद श्राद्ध कर्म की होने लगी। दादी जी ने आर्य समाज विधि से श्राद्ध कर्म करना चाहा था, पर यही महेश भैया जो चचेरे दादा के पोते थे आए और दिलासा देते हुए कहा कि नहीं, दादी का श्राद्ध कर्म अच्छी तरह से होगा, मैं हूं ना। सभी चाचाओं ने मदद किया, कोई गेहूं, कोई चावल, कोई कुछ अन्य, पर महेश भैया ने और सभी खर्च हाथ खोलकर किया। बैलगाड़ी पर लादकर चीनी, घी, बेसन, मैदा और काफी सारी चीजें, कई तरह की मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी और बहुत सारी खाने की चीजें बनी। सभी ने छक कर खाया। सरला और करण तो
इतनी सारी चीजें खाकर इतने मस्त थे कि कभी कभी आपस में बातें करते कि अब फिर ऐसी चीजें कब मिलेंगी। माँ ने कहा कि यह सब दादी ने भगवान के यहाँ जाकर तुम लोगों के लिए भेज दिया है। नन्ही सरला को सबके घर जाती तो ऊपर चलते पंखे को देखकर आश्चर्य करती कि आखिर बिना हिला ये चलता कैसे है। कभी कभी कोई मजाक में कह देता कि पहले डंडे से हिलाकर चलाते हैं। पंखे का चलना उसके लिए एक अबूझ पहेली बन गई थी। कुछ दिनों तक तो श्राद्ध कर्म के बचे कुछ सामानों से काम चला, फिर वही फांके कस्सी की नौबत आ गई। एक दिन सरला के मामा और मौसा आए। घर की स्थिति देखकर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। अब जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हुआ। मामा के घर भी कुछ दिनों बाद स्थिति बदतर होने लगी। 3 बच्चों के साथ विधवा बहन की परवरिश आसान नहीं थी। मामा भी साधारण खेती बाड़ी वाले थे। प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ तो शांति, सरला की माँ, ने बहन के घर शरण लिया। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। शांति ने छोटे मोटे स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़कर कुछ काम करने लगी। ठंडी के दिन थे। एक दिन खबर मिली कि उसके ससुर भी नहीं रहे। शांति अपने 3 बच्चों के साथ किशनपुर 5 साल बाद पहुंची। अब तक बड़े देवर किसी तरह मैट्रिक पास कर कोर्ट में एप्लीकेशन लिखने का काम कर तथा छोटे देवर किसी डॉक्टर के यहाँ छोटे मोटे काम पर पेट पाल रहे थे। फिर वही श्राद्ध कर्म की समस्या और फिर वही महेश भैया आगे आए। दादाजी का श्राद्ध कर्म हुआ। 13वीं के दिन सुबह महेश भैया कुछ पेपर लेकर आए और कुछ बातचीत दोनों चाचू से किए और सिग्नेचर करवा रहे थे। दोनों चाचू असमंजस में पड़ गए थे कि और अन्य लोगों को भी बुलवाकर मशवरा लेना चाह रहे थे, पर महेश भैया ने जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिया। थोड़ी कड़ी बातें हो रही थी, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। दूसरे दिन घर के पीछे के खेत में मटर की फलियां तोड़ने के लिए गई सरला को इसी रूपेश ने मना कर दिया और उसकी तोड़ी हुई फलियां भी छीन लिया। कहने लगा कि अब यह खेत मेरा है। मेरे पापा ने तुम्हारे दादा दादी के श्राद्ध कर्म में खर्च किया था ना, मिठा खाई थी ना, उसी के लिए खरीद लिया है पापा ने। सरला को कुछ समझ नहीं आया था। वो रोती हुई माँ के पास पहुंची। माँ ने कहा कि बेटा अभी हमारे दिन खराब हैं, जाने दो। वो खेत बिक गया है, महेश ने ले लिया है। पता नहीं कितना खर्च किया, पर 30,000 का खर्च बताया। अभी हम उतना पैसा कहाँ से देंगे। पर बेटे सब्र कर, भगवान ने तुझे 2 भाई और 2 चाचू दिया है, बस वही ठीक से रहें। हर अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह होती है, सब ठीक हो जाएगा। सरला के समझ में बस इतना ही आया कि वो खेत अब अपना नहीं है और वहां नहीं जाना चाहिए। अब सरला की माँ घर ही में सबसे बड़ी रह गई थी, तो उन्होंने अपनी स्वयंसेवी संस्था से बात कर अपना ट्रांसफर किशनपुर पंचायत में ही करवा लिया। कुछ महिलाओं के सहयोग से अगरबत्ती और पापड़, तिलौड़ी इत्यादि बनाने लगी। बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। समय गुजरता गया और बड़े चाचू ने वकालत की पढ़ाई पूरी कर उसी कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। छोटे चाचू डी फार्मा की डिग्री लेकर गांव में ही छोटी सी दवा की दुकान खोल लिए थे। डॉक्टर के यहाँ काम करने से प्राप्त जानकारी काम आ रही थी। गांव के लोगों को छोटी मोटी बीमारी का इलाज, इंजेक्शन देना इत्यादि कर अच्छी कमाई करने लगे थे। सरला के भाई करण का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया था और छोटा भाई अक्षय अभी किसान सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था। इस तरह सभी थोड़ा बहुत कमा रहे थे। सबने मिलकर पहले टूटे खंडहर से मकान को बनवाया और फिर सरला की शादी अमन से कर दी। बचपन में पंखे के चलने की पहेली न सुलझा पाने वाली सरला अब एयर कंडीशन कमरे में रह रही थी। उधर महेश भैया का इकलौता बेटा रुपेश पैसे को पानी की तरह उड़ाते हुए गलत संगति में पड़ गया। शादी हुई, 3 बच्चे भी हुए, लेकिन नहीं सुधरा तो महेश भैया ने जमीन का बंटवारा कर दिया। अपनी बेटियों को भी बराबर जमीन दे दी। रुपेश ने हिस्से मिलते ही औने पौने भाव में अपनी सभी जमीन बेचकर शराब जुए में उड़ा दी। सरला की जमीन भी रुपेश के ही हिस्से के बगल में थी, इसलिए रुपेश ने अपने नाम करवा लिया था और खेती करता था। सरला ने कुछ सोचा। उस जमीन में मटर की फसल काफी अच्छी होती थी।
उसने अपने हाथों से इसी रुपेश के द्वारा मटर की फलियां का छीनना याद आया और आंखों के कोरों से बरबस आंसू की बूंदें टपक पड़ी और वह यादों की दुनिया से बाहर आ गई। उसने खाना बनाकर रुपेश को जगाया। तब तक अमन भी आ गए थे। सरला ने अमन को सारी बातें बताई और रुपेश से कहा कि वो कल तक 50,000 रुपए का इंतजाम कर देगी, लेकिन इसके एवज में उसे वही मटर वाली खेत चाहिए। रुपेश मजबूर था, ठीक वैसे ही जैसे सरला के चाचू मजबूर थे। दूसरे दिन आखिर रुपेश ने उस जमीन का पेपर सरला के नाम कर दिया और रुपए लेकर पापा के इलाज कराने लखनऊ चला गया। उसी दिन पेपर लेकर सरला अपने मायके पहुंची और अपने बड़े चाचू को पेपर थमा दिया। माँ ने बेटी को गले से लगा लिया और कहा, मैंने कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुनहरा दिन आता है। हाँ माँ, मुझे भगवान के न्याय पर पूरा भरोसा था। इतना कहकर वो उस खेत की तरफ दौड़ पड़ी। मटर की फलियां आज भी लहलहा रही थी, मानो सरला का स्वागत कर रही थीं। थोड़ी ही देर में सरला का आंचल मटर की फलियों से भर गया और मीठी फलियां खाती वो माँ के पास पहुंच गई। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी तब भी न थी जब वो एक प्यारे बेटे की माँ बनी थी। आज वो खुद वही नन्ही सरला बन गई थी। मटर माँ को देते हुए चहक उठी। माँ, आज मटर की पूड़ियाँ बनाओ न। चाचू बोल पड़े। आज स्वर्ग में माँ बाबूजी कितने खुश होंगे। उनकी पोती ने उनका ऋण चुका दिया। सबने स्वादिष्ट पूड़ियाँ खाई और हाथ धो ही रहे थे कि बगल के काका ने आवाज दी, बबुआ, महेश बाबू नहीं रहे। लखनऊ ले जा रहा था, पर रास्ते में ही भगवान ने बुला लिया। सभी सोचने लगे कि अब इसी खेत के पैसे से उनका भी श्राद्ध कर्म होगा। हे भगवान, तेरी लाठी बेआवाज है, तेरा न्याय लाजवाब है। तुम्हारे घर देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।